कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की अचानक से मौत हो चुकी है, जिसकी डेड बॉडी उसी के बाथरूम से मिली थी और अब उसकी बॉडी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मॉर्चुरी वार्ड में रखा गया है। इसके बाद हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी हॉस्पिटल में अपने तीसरे दोस्त जिसका नाम पाव था उससे मिलने के लिए आते हैं। वो दोनों पाव को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर क्योंकि पाव इस हॉस्पिटल में एक मॉर्चुरी वार्ड में काम करता था इसलिए पाव उनसे कहता है कि उसकी शिफ्ट अगले 1 घंटे में खत्म होने वाली है, तब तक वो दोनों इंतजार करें, जिसके बाद वो लोग पार्टी में चलेंगे। फिर वो तीनों हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पीछे आ जाते हैं जहां वो लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते एना फ्रिट्ज की मौत के बारे में बात करते हैं। तो इस पर इवान पाव से पूछता है कि क्या सच में एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में है। तो इस पर पाव से बताता है कि हाँ, उसकी बॉडी इसी हॉस्पिटल में है। अब ये जानने के बाद इवान उससे पूछता है कि क्या वो लोग एक बार एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को देख सकते हैं, क्योंकि एना फ्रिट्ज एक बहुत ही खूबसूरत टीवी एक्ट्रेस थी। इवान ने कभी भी उसे अपने आंखों के सामने नहीं देखा था, इसलिए इवान उसे एक बार करीब से देखना चाहता था, चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों ना हो। अब इस पर पाव उसे सबसे पहले सीधे मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी जॉब भी जा सकती थी। लेकिन इवान उसे बार बार जिद करता है तो पाव उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद वो अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने दोनों दोस्तों को मॉर्चुरी वार्ड की तरफ ले जाता है जहाँ की एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी रखी हुई थी। और इस जगह पर हॉस्पिटल के लोगों के अलावा आम लोगों का आना मना था। फिर भी पाव उन्हें डेड बॉडी के पास ले आता है और उन्हें कहता है कि एना फ्रिट्ज की बॉडी ये है, जिसे देखने के लिए उसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर जैसे ही पाव उस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो डेड बॉडी एक बूढ़ी औरत की थी, जिसे देखकर वो दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। और ऐसा पाव ने अपने दोस्तों को डराने के लिए जानबूझकर मजाक किया था। जिसके बाद पाव उन दोनों को एना फ्रिट्ज की असली डेड बॉडी के पास ले जाता है और उन्हें बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी को दिखाता है, जिसे देखने के बाद इवान उसकी बॉडी से कपड़े को और नीचे करता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बहुत फेमस टीवी एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की बॉडी के पास है। फिर वो देखते ही देखते एना फ्रिट्ज की बॉडी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगता है और एना फ्रिट्ज की बॉडी को सेक्सुअली टच करता है। उसे ऐसा करते हुए इवान के दोनों दोस्त उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो एक डेड बॉडी को सेक्सुअल इंटेंशन से देख रहा था और उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था। फिर इवान उसे अपने दूसरे दोस्त को भी एना के जिस्म को छूने के लिए कहता है। उसका दोस्त ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर इवान के कहने पर उसे छूना पड़ता है। जिसके बाद इवान अपनी हवस की सारी हदों को पार कर देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो एक बार एना फ्रिट्ज के साथ इंटीमेट होना चाहता है। तो इस पर इवान का दूसरा फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एना फ्रिट्ज मर चुकी है और इधर एक डेड बॉडी के साथ ऐसा करना गलत होगा, इसलिए वो उन्हें यहाँ से जल्दी से चलने के लिए भी कहता है। पर इवान उसकी किसी भी बातों को नहीं मानता। वो उसे कहता है कि उसे ये जिंदा हो या मुर्दा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ये अपने लिए फील करना है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और फेमस टीवी एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट हुआ है, इसलिए वो एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। तभी इधर इवान का दूसरा फ्रेंड पाव उन्हें बताता है कि उसने भी पहले एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया है, और क्योंकि उसका भी मन एना फ्रिट्ज के साथ इंटीमेट करने का कर रहा था, इसलिए वो इवान से कहता है कि अगर तुम एना फ्रिट्ज की बॉडी के साथ इंटीमेट हो गए तो मैं भी उसके साथ इंटीमेट हूंगा। अब इधर ये दोनों एना फ्रिट्ज की बॉडी के साथ कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो इनका तीसरा फ्रेंड था वो बहुत शरीफ था। उसे ये चीजें गलत लगती हैं, इसलिए वो ऐसा करने से उन्हें मना करता है, पर वो दोनों उसकी बात को नहीं मानते हैं। अब उनका तीसरा दोस्त उनके साथ कुकर्म करने के लिए तैयार तो नहीं होता है, पर वो उनके साथ यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो दोनों उसके दोस्त थे। जिसके बाद ये तीनों दोस्त उधर ड्रग लेते हैं और फिर पाव और उसका दूसरा दोस्त एक दूसरे रूम में आ जाते हैं और उधर इवान एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। फिर उसके बाद पाव एना फ्रिट्ज की बॉडी के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, पर तभी अचानक से इंटीमेट होते वक्त एना फ्रिट्ज की आंखें खुल जाती है, जिसे देखने के बाद पाव बहुत डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इधर इवान और उसका दूसरा फ्रेंड आ जाते हैं। फिर पाव उन्हें सारी सिचुएशन बताता है और उन्हें कहता है कि एना फ्रिट्ज ने अपनी आंखें खोली और वो अब दोबारा से जिंदा हो गई है। पहले तो उन दोनों को इस बात पर यकीन नहीं होता है, जिसको जब इवान देखता है तो वो भी उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि एना फ्रिट्ज अब सच में जिंदा हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोली हुई थी। अब उसे ऐसा देखकर इवान और पाव दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि उन लोगों ने एना फ्रिट्ज के साथ जो गंदी हरकत की है वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है, और एना बाहर निकलकर उन्हें जेल में तो जरूर भिजवाएगी और फिर सबको बता देगी कि उन्होंने उसके साथ मॉर्चुरी वार्ड में क्या किया था। इस तरह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी को जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए अब इस चीज से बचने के लिए इवान एना को मारने का डिसाइड करता है। लेकिन इधर इवान का जो दूसरा
दूसरा फ्रेंड था वो इवान की इस बात के लिए भी एग्री नहीं होता। वो एना को होश में देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाकर कपड़े पहनाता है और फिर तभी इन्हें इधर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तो ये तीनों उसे देखकर छुप जाते हैं और एना की बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। एना होश में तो आ चुकी थी पर वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रही थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो सब कुछ देख पा रही थी और समझ पा रही थी। इसलिए उधर जब पाव का कुलीग एक डेड बॉडी पहुंचाने के लिए आता है तो एना चाहकर भी उधर बोल नहीं पाती और चिल्ला नहीं पाती और वो कंपाउंडर वहां से दरवाजा लॉक करके चला जाता है। अब उसके जाने के बाद इवान अपने दोस्त को बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो लोग एना फ्रिट्ज को मार दे, नहीं तो वो लोग फंस जाएंगे। पर जो इवान का दोस्त था वो नहीं चाहता था कि वो लोग कोई खून करे, उन लोगों को खूनी नहीं बनना है। और फिर इसी बात पर इवान और उसकी बहस होनी शुरू हो जाती है। तभी इवान का वो दोस्त गुस्से में उसे कहता है कि तुमने एना के साथ जो हरकत की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। बस फिर क्या था, इस बात को सुनने के बाद तो इवान का ईगो हर्ट हो गया था और वो अपने दोस्त को मारना शुरू कर देता है। तभी पाव उधर आता है और वो उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाकर इवान को पीछे खींचता है। फिर ये दोनों जब अपने उस तीसरे दोस्त की तरफ देखते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि इवान ने जब उसे गुस्से में मारा था तो उसका सर जमीन से टकरा गया था और उसके सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। अगर जल्द से जल्द उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उधर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो लोग भी उसे अब ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जब पाव का कुलीग डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए वहां आया था तो वो जाते वक्त उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था। इसलिए अब इवान और पाव अपने दोस्त और एना की बॉडी को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। इसके बाद पाव जब अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो इधर उसके साथ काम करने वाला उसका कुलीग भी आ जाता है, जो कि एना की मौत के बारे में उससे बात करने लगता है। तब इधर दूसरे कमरे से एना भी बोलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो इन लोगों से बच सके, पर इवान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। और फिर उधर पाव भी अपने कुलीग को बहला फुसलाकर उसके साथ बाहर चला जाता है। फिर हम इवान को देखते हैं जो जब अपने दोस्त की तरफ देखता है तो उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी, जिससे इवान बहुत घबरा जाता है। तभी एना उसे कहते हैं कि शायद वो अब मर चुका है। फिर थोड़ी देर बाद इधर पाव वापस आता है तो उसे जब ये पता चलता है कि उनका एक दोस्त मर चुका है तो वो इससे बहुत दुखी होता है। इसलिए अब इवान उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, ये सब एक एक्सीडेंट था। तभी एना उनसे कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें जेल जरूर जाना पड़ेगा। तो इस पर इवान एना को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और फिर इवान पाव को उस कमरे से बाहर लाता है और उसे समझाता है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उनकी पूरी जिंदगी और उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अब जो हो गया वो हो गया, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले अपने दोस्त की बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगाना है और हमें बचने के लिए एना फ्रिट्ज को भी मारना पड़ेगा। उधर हम एना को देखते हैं जो खुद को स्टेशन से गिरा देती है और वो उन दोनों के दोस्त के फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो उसकी बात हो पाती इधर इवान आ जाता है और वो एना के हाथ से फोन छीनकर फोन को कट कर देता है। इसके बाद वो दोनों एना को स्ट्रेचर पर लेटाकर दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं, पर तभी रास्ते में उन्हें उनके दोस्त के फोन में उसी नंबर से कॉल आता है जिसे कि एना ने पहले लगाया था। दरअसल उस टाइम एना ने अपने डैड को कॉल की थी। अब जैसे ही इवान कॉल उठाता है तो एना हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, पर तभी पाव उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह चुप करा देता है और फिर इवान रॉन्ग नंबर कहकर फोन को कट कर देता है। इसके बाद इवान गुस्से में एना की स्ट्रेचर को मॉर्चुरी वार्ड में जोर से पटक देता है और वो एना को स्लैप करता है, जिसके जवाब में एना सिर्फ उसे इतना कहती है कि तुम्हें अपने किए की सजा तो एक बार जरूर मिलेगी। तो इस पर इवान उसे गुस्से में कहता है कि तुम ये मत भूलो कि अभी थोड़ी देर पहले तक तुम एक लाश थी और अब मैं तुम्हें फिर से वही लाश बना दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से एक कंटेनर लेने के लिए चला जाता है ताकि वो लोग अपने दोस्त की डेड बॉडी को उसमें डाल सके और उसे कहीं पर डंप कर सके। और अब इधर एना के पास पाव था जो कि एना की बॉडी को साफ करके उसके हाथ पांव को बांध रहा होता है। तो एना पाव को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ तो इवान ने किया है और वो सबसे झूठा है क्योंकि उसी ने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है। जिस पर पाव से कहता है कि हाँ वो तो एक एक्सीडेंट था, जिस पर एना उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल जब तुम अपने कुलीग के साथ बाहर गए थे तो इवान ने अपने दोस्त का गला घोंटकर उसे मार दिया था। अब इस बात को सुनने के बाद पाव इसके बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन फिर वो एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। जिसके बाद पाव दूसरे कमरे में अपने दोस्त के खून को साफ करने में लग जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर एना कोशिश करके स्टेशन से खुद को गिरा लेती है और फिर मॉर्चरी वार्ड से बाहर आ जाती है। फिर उधर इवान जब कंटेनर लेकर वापस आता है तो उन्हें उधर
उधर ऐना दिखाई नहीं देती, जिससे वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर ये दोनों डर डर के ऐना को ढूंढने लग जाते हैं। उधर हम ऐना को देखते हैं जो कि रेंगते हुए लिफ्ट तक पहुंच गई थी, पर जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी तो इवान लिफ्ट में अपना हाथ डालकर उसे रोक देता है और फिर वो ऐना को उधर से घसीटते हुए वापस मॉर्चुरी में ले आता है। फिर इधर पाओ इवान से बात करता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही हमारे दोस्त को मारा है, जिस पर इवान उसे कहता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, पर वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। इस पर पाओ से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसे मेरे जाने के बाद जानबूझकर उसका गला दबाकर मारा है। अब ये बात सुनकर इवान नर्वस हो जाता है और वो समझ जाता है कि ऐना ने शायद इसको कोई झूठ मूठ कहानी बताई है, इसलिए वो अब पाओ से कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था और ऐना ने जो तुम्हें कहानी बताई है वो सब झूठ है। उसने अपने बचने के लिए तुमसे झूठ बोला है और तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो दोनों ऐना को मारने का डिसाइड करते हैं और इवान पाओ से कहता है कि उन्हें ऐना की सांसें रोककर उसे मारना होगा, जिससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और फिर वो पाओ को एक कपड़ा देकर उसे ऐना को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस पूरे क्राइम का अकेला जिम्मेदार नहीं होना चाहता था, इसलिए वो पाओ को ऐना को मारने के लिए कहता है, पर पाओ ऐसा करना नहीं चाहता था। तो अब इवान पाओ के हाथ पकड़कर ऐना के मुंह पर जबरदस्ती कपड़ा रखवाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब ऐना कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है तो वो लोग उसके मुंह से कपड़े को हटा देते हैं और अब एक बार फिर से ऐना मर चुकी थी। उसके बाद वो दोनों ऐना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख देते हैं और अपने दोस्त की बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। फिर इवान उस कंटेनर को लेकर डंप करने के लिए चला जाता है और इधर पाओ ऐना की बॉडी को साफ करने में लग जाता है और उधर इवान भी अब अपने फ्रेंड की बॉडी को एक सुनसान जगह पर डंप करके वापस आने लगता है और इधर पाओ ने भी ऐना की बॉडी को पूरी तरह से साफ कर दिया था। फिर वो जब यहाँ से जाने वाला था तो वो एक बार जाने से पहले ऐना के मुंह से कपड़े को हटाता है तो पता चलता है कि ऐना अभी मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। पाओ उसे कहता है कि तुम चुप रहना और रिलैक्स करना। अब इधर ये जानना जरूरी है कि ऐना मरी क्यों नहीं, वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई और पाओ ने उसे ऐसा क्यों कहा कि चुप रहना और रिलैक्स करना। दरअसल ऐना जब पाओ को ये कह रही थी कि सारा कसूर इवान का है, तुमने कुछ नहीं किया है, तो तब इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग जब ऐना का दम घुटने वाला था तो उससे पहले ही उसने मरने का नाटक किया और इवान ने भी जल्दबाजी में उसे मरा हुआ समझ लिया। इसके बाद इधर इवान भी वापस आ जाता है और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाने वाले थे तो जाने से पहले इवान अपने पर्स को चेक करने लगता है तो उसमें उसे अपना आईडी कार्ड नहीं मिलता। तो अब इवान अपने आईडी कार्ड को लेने के लिए वापस मॉर्चरी वार्ड में जाने लगता है। इधर पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इवान मॉर्चरी वार्ड के अंदर आ जाता है और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ऐना अभी जिंदा है और उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है, जिससे वो अब गुस्से में पाओ के गले को दबाने लगता है, पर फिर वो थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देता है क्योंकि वो अपने दूसरे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। लेकिन तभी पीछे से ऐना इवान के गले पर एक सीजर से मार देती है जिससे उसका गला कट जाता है और थोड़ी ही देर बाद इवान भी मर जाता है। अब ये देखकर पाओ बहुत डर जाता है। वो ऐना से कहता है कि हमारा ये प्लान नहीं था, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए। तभी ऐना उसी सीजर से पाओ को भी जान से मार देती है और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या उन दोनों को मारकर ऐना ने सही किया या गलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।